नारायणपुर की सुबह हमेशा धीमी और सूनी सी रहती थी, पर उस सुबह कुछ अलग था। बाजार की कच्ची सड़क पर हल्की धूल उड़ रही थी, कबूतर अपनी जगह तलाश रहे थे और चाय की दुकानों पर लोग अपनी अपनी परेशानियों को चुस्कियों में घोल रहे थे। उसी धूल भरी सड़क पर एक पुरानी स्कूटी चढ़ी जा रही थी। उसकी पिछली सीट पर बेटिया के दुपट्टे में लिपटी एक बूढ़ी औरत थी और ड्राइवर का चेहरा पक्के और शांत इरादों से भरा हुआ था। स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी जवान महिला की वर्दी की सिलवटें अभी भी सैन्य शिविर की याद दिलाती थी। उसकी चाल में पराक्रम और चेहरे पर कठोर पर भी ममतामयी कोमलता झलक रही थी। उसका नाम कैप्टन रिया सेन था। उसकी मां सविता देवी अपनी जीवन भर की मेहनत से 2 बेटियों को ऊंचा उठाने वाली औरत थी। बड़ी बेटी प्रेरणा नारायणपुर की डीएम थी, लेकिन आज प्रेरणा शहर के दूसरे छोर पर एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त थी, इसलिए माँ बेटी जरूरी सामान लेने निकले थे। स्कूटी ज्यों ही मुख्य मार्ग से किनारे मुड़ी, सड़क पर एक पुलिस बैरियर दिखाई दिया। 2 सिपाही और एक इंस्पेक्टर जीप के पास खड़े थे। इंस्पेक्टर की मूंछों पर चमक और चेहरे पर ऐसी घमंड झलक रहा था जैसे उसकी वर्दी उसके ऊपर से नहीं बल्कि उसकी पहचान थी। उसका नाम था इंस्पेक्टर देवांश राठौड़, जिनका व्यवहार अक्सर कानून से ऊपर रहकर खुद को दिखाने का होता था। साथ में खड़े हवलदारों की हंसी और चलने का अंदाज भी कुछ ज्यादा ही घृणास्पद था। स्कूटी रोको, इंस्पेक्टर कर्कश आवाज में बोला। रिया ने शांति से ब्रेक दबाया और मुस्कुराकर बोली, साहब ये मेरी माँ है, हम घर के लिए कुछ सामान ले जा रहे हैं, कागज बिल्कुल साथ है। इंस्पेक्टर ने बिना देखते हुए कहा, कागज दिखाओ। फिर कागज देखते हुए भी उसने अनदेखा किया। लगता है नकली कागज हैं, ऐसे ही थोड़ी निकलने दोगे। उसकी आवाज में तानों का समुद्र था। रिया ने धीरे से कहा, हम चालान भरवा लेंगे, पर हमारी बेइज्जती मत कीजिए। हवलदारों की निगाहें तीखी हुई। एक ने ताने से कहा, बुढ़िया तो लग रही है, किसने समझाया इन्हें ढोंग करने का। शब्द बेतरह तेज थे। रिया का चेहरा सख्त हो गया, पर उसने अपना आपा बचाए रखा। तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, इतना तेज कि स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी सविता देवी का सिर भी उठा। स्कूटी की सीट से उठती वायु में उनके दिल की धड़कनें और तेज हुईं, पर रिया ने चिल्लाने के बजाय शांत होकर कहा, आपने कुछ नहीं देखा होगा। वो जानती थी कि अगर वो कुछ कदम आगे बढ़कर हाथ उठाती तो मामला और बिगड़ता, पर भीतर एक ज्वाला सी धधक रही थी। उनको जीप में ठूसा गया और बैरियर पर खड़े लोग और भी अनमने लगे। कुछ लोग अपना फोन निकालकर घटना रिकॉर्ड करने लगे। उनमें से एक युवक करण छुपकर रिकॉर्ड कर रहा था। उसने सोचा ये भी वही रोजमर्रा की गाली गलोच होगी, पर जब उसने देखा कि इंस्पेक्टर लोगों के सामने गर्व से हंस रहा है और महिलाओं को बेइज्जत कर रहा है तो उसकी हिम्मत काम गई और उसने पूरा दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। थाने की छोटी सी कोठरी अंधेरी, बदबूदार और सीलन से भरी थी। रात भर की ठंडी हवा ने उन लोगों की हड्डियों तक में कंपकपी पहुंचा दी। सविता देवी को अस्थमा था और हवालात की नमी और धूल उनके फेफड़ों पर नमक की तरह असर कर रही थी। रिया ने हर पल अपनी माँ की श्वासों को टटोला। वो तेज हो रही थी, खांसी बढ़ रही थी, चिपकी हुई दीवारें सुन रही थी उनकी दहाड़े। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। किरण का वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह होते होते वायरल हो गया। पहले शहर में, फिर राज्य में और फिर राष्ट्रीय चैनलों तक पर। हर तरफ वही दृश्य, एक जवान अर्धसैनिक वर्दी की महिला का चेहरा जिस पर थप्पड़ का निशान गहना जैसा चमक रहा था और उसकी माँ जो जमीन पर गिरकर चीख रही थी। लोगों का गुस्सा ठीक उसी तरह फूटा जैसे कभी किसी सूखी लकड़ी पर तेल गिरा हो। प्रेरणा की पीए का फोन कंसोलर की तरह आया। मैडम, एक वीडियो आया है आपकी माँ और बहन का। प्रेरणा का चेहरा सफेद पड़ गया। बैठकें रद्द कर दी गईं। उसकी धड़कन तेज हो गई, पर इससे ज्यादा उसके भीतर कुछ और जाग उठा। एक अधिकारी, एक बेटी, एक इंसान का गुस्सा जो सिस्टम के खिलाफ लड़ने को तैयार था। प्रेरणा ने तुरंत जिला कंट्रोल रूम पर 8 टीम बुलाई और पूरी रात थानों के रिकॉर्ड, शिकायतों और एफआईआर के डेटा की पड़ताल में लग गई। उसे पता चला कि पिछले 6 महीनों में कई थानों से शिकायतें आई थी। सीसीटीवी मैनेजमेंट, एफआईआर पेंडिंग, लोग पीट पीट कर थाने से भागे थे और नजब नजब तक कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक तंत्र की बीमारी थी। अगले दिन प्रेरणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके शब्द धैर्य, गरिमा और आग का मिला जुला असर लेकर आए। ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये हर उस नागरिक का मामला है जिसे हम अपने थानों में अपमानित होते देखते हैं। जनता ने तालियों से उसको सम्मान दिया, कुछ ने नारे लगाए और कुछ ने उसे दुष्कर नाटक कह डाला। राजनीतिक गलियारें सजग हो गईं। भ्रष्ट अफसर और कुछ नेता जो सुरक्षा व्यवस्था को अपने व्यक्तिगत हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, वे गुस्साए हुए थे। उस रात प्रेरणा को ट्रांसफर के आदेश आने लगे, त्वरित प्रभाव से बदलाव। लेकिन सार्वजनिक दबाव और जन आंदोलन ने सरकार को सोचने पर मजबूर किया। मुख्यमंत्री के द्वारा हाई लेवल समीक्षा बुलाई गई और अंततः इंस्पेक्टर देवांश और दोनों हवलदार सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन बदलने की राह इतनी सीधी नहीं थी। इसके बाद भी कई रातें आईं जिनमें धमकियां, झूठी शिकायतें और साजिशें चलने लगी, क्योंकि वही लोग हार नहीं मानना चाहते थे जिनकी गैर कानूनी शक्ति उनका जीवन शैली बन चुकी थी। रिया की माँ की हालत आईसीयू में गंभीर थी। उसकी सांसों की मशीनें धीरे धीरे उनको वापस ले आईं और जब आंखें खुली तो सविता देवी ने अपनी बेटियों को देखा। आंखों में गर्व और लाचारपन का संगम था। रिया की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक गणना थी। किस तरह न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे लोगों का भरोसा जीता जाएगा
और कैसे वर्दी के अंदर की इंसानियत को फिर से जगाया जाएगा। समुदाय ने प्रेरणा के साथ खड़े होने का निश्चय किया। व्यापारी, किसान, छात्र और महिलाएं सब नारे लगाने सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया पर #न्याय नारायणपुर ट्रेंड करने लगा। लोगों का आक्रोश ने सरकार को फिर से आकलन करने पर मजबूर किया और प्रदेश सरकार ने मानव सम्मानन अभियान की शुरुआत की। इसमें थानों की ऑडिटिंग, सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग और थाने के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण शामिल थे। पर परिवर्तन सिर्फ बोर्ड और आदेशों से नहीं आता। प्रेरणा जानते थी कि असली लड़ाई मन और सरकार दोनों के बीच है। 1 महीने के भीतर अनदेखी थानों की सूची से 12 थाने चिन्हित किए गए और उनमें से कुछ थाने पुराने तरीकों के शिकार साबित हुए, कुछ थाने तो औखले तौर पर भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त थे। प्रेरणा ने हर थाने का ऑडिट किया, जन शिकायत सुनवाई शुरू की और हर 15 दिन में निजी तौर पर कॉल इन जनसभा आयोजित की, जहां पीड़ित सीधे अपना मामला रख सकता था। सीसीटीवी फीड अब डीएम और एसपी के ओएस पर सीधा निकलती थी, कोई भी छुपा हुआ नहीं रह सकता था। लेकिन बदलाव की राह में विरोध पुराने ही ढर्रे पर चलता रहा। कुछ नेता और भ्रष्ट अफसर अपने घाव छिपाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। भय का माहौल बनाने की कोशिशों में झूठी एफआईआर्स, धमकियां और ट्रांसफर की अफवाहें फैलाई गईं। प्रेरणा ने हार नहीं मानी। उसने आगे बढ़कर साक्ष्य जुटाए, कानूनी कार्रवाई की और कभी-कभी खुद एक आम नागरिक की तरह थाने में जाकर शिकायत का रिकॉर्ड करवाया। वो जानती थी कि अगर वह दूरी बनाकर बैठेगी तो परिवर्तन सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। इसलिए वह जनता के बीच गई, बाजार में बैठी, स्कूलों में गई और लोगों को उनकी कानूनी और नागरिक शक्ति समझाने लगी। रिया ने अपनी सैन्य अनुशासन और प्रेरणा ने प्रशासनिक समझ का मिलन करके एक नया रूप तैयार किया। एक ऐसा गठबंधन जो सिर्फ शक्ति का उपयोग ही नहीं, बल्कि उस शक्ति का जवाबदेह उपयोग सुनिश्चित करता था। वे दोनों मिलकर वर्दी और वाचन अभियान चलाने लगी, जहां पुलिसकर्मियों के साथ मानवाधिकार और नागरिक सम्मान की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही आम नागरिकों को भी बताए गए कि कैसे वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। घटना की शुरुआत में वीडियो रिकॉर्ड करने वाला करण अब जन आंदोलनों की अगुवाई में था। उसने अपनी युवावस्था की ऊर्जा को दिशा दी और स्वयं सेवियों की टीम बनाई। वे थानों के बाहर मौजूद रहते, लोगों की मदद करते और जब भी कोई घटना होती तुरंत उस जगह पहुंचकर रिकॉर्डिंग और कानूनी मदद उपलब्ध कराते। उनका यह नेटवर्क छोटे शहरों में एक नई उम्मीद बन गया। कहीं जहां पहले लोग दबा दिए जाते थे, अब आवाजें उठती थीं। कुछ महीनों बाद नारायणपुर का चेहरा बदल गया। थानों में अब लोग बिना डर के शिकायत दर्ज करा सकते थे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक और परख के लिए उपलब्ध थी। पुलिस स्टेशन में बैठकों के लिए नियम बनाए गए थे। इन बदलावों से केवल प्रशासनिक सुधार नहीं हुआ, सामाजिक समझ और भरोसा भी लौटने लगा था। लोग जानते थे कि अगर वह न्याय चाहेंगे तो उसके लिए कदम उठाने वाले भी मौजूद हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंस्पेक्टर देवांश और कुछ समर्थकों ने अदालत का रुख किया। उन्होंने कहा कि उनकी सस्पेंशन अनुचित थी। यह मामला न्यायालय तक पहुंचा। अदालत ने कहा कि हर किसी को सुने बिना तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना न्याय नहीं है, इसलिए विवेचना निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। विवेचना जारी रही और उसके बीच प्रेरणा ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा, हम कानून के साथ हैं। जो भी गलत है उसका सामना कानून के माध्यम से किया जाएगा। अदालत की सुनवाई के दौरान कई सबूत सामने आए। सीसीटीवी फुटेज, गवाह, मरीजों के रिकॉर्ड और ये सभी बात साबित करने लगे कि रिया और उनकी मां के साथ इंस्पेक्टर और हवलदारों ने अनुचित व्यवहार किया था। पर वहीं कुछ साक्ष्य दिखाते हैं कि इस प्रथा की जड़ें कहीं गहरी थीं। इतना ही नहीं, कुछ वरिष्ठ अफसरों ने भी भ्रष्ट प्रथाओं के साथ मिलीभगत की थी। मामला राष्ट्रीय मीडिया का केंद्र बन गया और दबाव बना कि सरकार कड़ी कार्रवाई करे। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया, देवांश और उसके सहयोगियों के खिलाफ उचित दंड और निलंबन की सिफारिश। साथ ही एक विशेष जांच समिति बनाई गई ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल कुछ को ही सजा न मिले, बल्कि सिस्टम में ऐसे बदलाव आए कि पुनरावृत्ति न हो। इस निर्णय ने तकनीकी कागजों पर नहीं बल्कि जनमानस के विश्वास पर प्रभाव डाला। लोगों को भरोसा हुआ कि सही समय पर सही कदम उठाए जा सकते हैं। कई महीनों बाद जब सविता देवी अस्पताल से पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटी तो पूरे गोले ने उनका अभिनंदन किया। गांव के लोग, शहर के दुकानदार और वे लोग जो पहले डरे हुए थे, सब ने मिलकर कहा कि ये जीत केवल परिवार की नहीं बल्कि जनता की थी। रिया ने अपनी मां को कसकर गले लगाया और कहा, आपने हमें जो लोग बनाया वही आज इस शहर का मान बचाएगा। प्रेरणा का नाम अब सिर्फ जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में नहीं रहा, वह आम जनता की तरह एक उम्मीद बन गई थी। उन्हें कई ऑफर्स मिले, उच्च पदों के, पुरस्कारों के, पर उन्होंने कहा यह काम अभी पूरा नहीं हुआ। इंसाफ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हर उस थाने की दीवारों से भय हटकर सम्मान की गूंज न उठे। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू कराए और साथ ही अधिकारियों के लिए ऑडिट टीम भी नियुक्त की। किसी दिन शांति से बैठे हुए